जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। आर्टिकल नंबर 28 तक हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करें एक, है ना, और सीरियल वाइज देखिए, है ना फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि आपको एक ब्रॉडर कंसेप्ट आकर आपका क्लियर हो जाएंगे ना। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 जो आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में, है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में कितने आर्टिकल्स आते हैं? 2, यानी आर्टिकल नंबर 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड आर्टिकल नंबर 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। ये आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 30 में। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो में भी अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए फ्रेंड्स। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना, आप जाके हाईलाइट करिए, और बाद में आपको किताब को एक बार पढ़ने के बाद कई बार रिवीजन करना होगा ना। दैट्स वाई अपने पास हार्ड कॉपी हमेशा खोल के होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। इससे क्या होगा ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है किसी भी टाइप के वीडियोस को आपके साथ लेके आना। एनसीईआरटी के सीरीज़ को भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ फ्रेंड्स, शुरू कर चुका हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी से जो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप जाके देखिए, है ना। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट होना अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं एक एक करके। आगे बढ़ने से पहले, है ना फ्रेंड्स, आप इस टेक्स्ट को यानी आर्टिकल नंबर 29 के टेक्स्ट को एक बार पढ़िए। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ में क्या क्या आते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, है ना फ्रेंड्स, माइनॉरिटीज़, इसमें 2 प्रोविजंस हैं इंपॉर्टेंट, है ना। फर्स्ट क्या है? आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। नो पर्सन शैल हैव डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। अब ये जो 2 प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, ये हमारे हैं आर्टिकल नंबर 29। पहला प्रोविजन में क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। अब ये जो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स है ना फ्रेंड्स, इसी को हमें फोकस करना है। भारत के किसी भी कोने में क्यों ना रहता होगा, चाहे उनका अपना एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होगा, स्क्रिप्ट होगा और कल्चर होगा ना, इन चीज़ों को कंजर्व करने का जो राइट है ना, ये हमें कौन देते हैं? हमारे आर्टिकल नंबर 29। यानी आर्टिकल नंबर 29 है ना, भारत के सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। अब ये सेक्शन ऑफ सिटीजन्स में कौन आते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी भारत के मतलब अलग अलग, है ना, आप खुद समझ सकते हो। अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस है, स्क्रिप्ट है, लोगों का अलग अलग कल्चर है ना। ये जो सेक्शन ऑफ सिटीजन है ना, इनको क्या है? राइट है कंजर्व करना अपना ये जो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ये राइट कौन देते हैं हमें? आर्टिकल नंबर 29। अब ये जो सेकंड प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, नो पर्सन शैल हैव डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंसान को डिनाइड नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे आपके एडमिशन को लेके, नहीं होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, ये कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है? वो वाले इंस्टीट्यूशंस जो हमारे सरकार के, है ना, स्टेट के स्टेट रेगुलेट करता होगा और मेंटेन करता होगा, और स्टेट के फंड से चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। और ये जो 2 प्रोविजंस है ना, हमें इसी को डिस्कस करने हैं आर्टिकल नंबर 29। और आपको किसी भी टाइप के भेदभाव नहीं होना चाहिए जब आपका एडमिशन हो रहा होगा ना। किसी को धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे ना, इन चीज़ों के आधार पे किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन यानी नहीं होना चाहिए जब आपका एडमिशन हो रहा होगा किसी भी इंस्टीट्यूट में ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। अब ये जो पहला वाला प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या आते हैं? द राइट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। मीन्स सेक्शन ऑफ सिटीजन्स मीन आप खुद समझ सकते हो, अलग अलग मतलब हर साइड से मतलब लोगों का लैंग्वेज होता है, लोगों का स्क्रिप्ट कल्चर होता है ना। सेक्शन ऑफ सिटीजन्स मतलब हुआ ग्रुप ऑफ पीपल। अब जो सेकंड प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, ये किसको दर्शाता है? एक इंडिविजुअल को, है ना, एक स्टूडेंट्स को आप बोल सकते हो। यही फ़र्क है आपके पहला और सेकंड प्रोविजन में ना। और ये जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, जिसको ये राइट है कि वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन ले सकते हो, ये पर्सन किसी भी कम्युनिटी को क्यों ना बिलोंग करता होगा, ये राइट है कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन ले सकता है, और किसी भी टाइप का उसको डिनाइड नहीं है ना। आर्टिकल 29 हमें क्या देते हैं? प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, है ना। हमें क्या प्रोटेक्ट करके रखते हैं? बोथ हमारे रिलीजियस और
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिर भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 29 को लेके क्या बोल रहा है, जो जिसमें ये सेक्शन ऑफ सिटीजन है ना, इसको लेके हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें खाली माइनॉरिटी ही नहीं आते, इसमें मेजॉरिटी लोग भी आते हैं ना। दैट मीन्स सेक्शन ऑफ सिटीजन्स मीन्स ये जो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स में इसमें खाली माइनॉरिटी ही नहीं आते, इसमें कौन दोनों बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी है ना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 29 के सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को लेके ना। ये बोल रहा है आपके सुप्रीम कोर्ट। फिर आगे जाके सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है ना फ्रेंड्स, ये जो है ना टू कंजर्व द लैंग्वेज है ना, कंजर्व द लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ, कोई भी है ना भारत के कोई भी नागरिक अपने लैंग्वेज को लेके एजिटेट कर सकते हैं, लैंग्वेज की कंजर्वेशन के लिए ना। और जब पॉलिटिकल स्पीच होते हैं ना, जैसे इलेक्शन के टाइम अलग अलग नेता लोग आके है ना स्पीच देते हैं ना, उसमें प्रोमिसेस कर सकते हैं कि भाई हम अपने लैंग्वेज को कंजर्व करेंगे। और ये जो कंजर्वेशन जो बात आया है, शब्द आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसको लेके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है ना। ये बोल रहा है फ्रेंड्स आपके आर्टिकल नंबर 29। ये आप खुद समझ सकते हो, छोटा सा आर्टिकल है ना। इसके बाद है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 में क्या है, आर्टिकल 30 ग्रांट्स राइट्स टू द माइनॉरिटीज़। अब जो आर्टिकल 29 जो हमने डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, वो उसमें कौन आते हैं, मेजॉरिटी लोग भी आते हैं, बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी। अब ये जो आर्टिकल 30 है ना फ्रेंड्स, ये मतलब मेन किन के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, की माइनॉरिटी लोग है ना एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अपना एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये खास किसके लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए। क्या क्या राइट देते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा ना। ऑल माइनॉरिटीज़ है ना, सभी माइनॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, अपने चॉइस के हिसाब से। जैसे कोई पर्टिकुलर कोई माइनॉरिटी होगा, कम्युनिटी है ना, वो क्या कर सकते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपना एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये पहला राइट है। सेकंड राइट क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा कहीं पे, आप मान के चलो कहीं पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, बट वो कौन सा होना चाहिए, माइनॉरिटी का है ना, क्योंकि आर्टिकल 30 किसके लिए है, मेन माइनॉरिटीज़ के लिए। अब सरकार चाहेंगे कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई गवर्नमेंट का बिल्डिंग, माइनॉरिटी को बोले कि यहाँ पे हमें कोई गवर्नमेंट का बिल्डिंग खड़ा करना है ना, तो क्या करना है ना फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या करना है, सरकार को कंपनसेशन देना है, बराबर कंपनसेशन देना है उस ज़मीन को लेके, उस बिल्डिंग को लेके। तब जाके वो सरकार है ना, तब जाके माइनॉरिटी अपने कहीं और है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। सरकार को क्या करना है, बराबर कंपनसेशन देना है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेके ना, तब जाके सरकार अपना वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और ये जो है ना फ्रेंड्स, ये ऐड हुआ था हमारे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 है ना। इस एक्ट में क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया था, फंडामेंटल राइट्स है ना, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल नंबर 31 में था ना। आप मुझे कमेंट में बताइए राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में डाल दिया है ना। अब चलिए फ्रेंड्स, ये हुआ आपके प्रोविज़न बी है ना, जो आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 30 के प्रोविज़न बी क्या बोल रहे हैं कि कहीं अगर सरकार को कुछ प्रोजेक्ट बनाना होगा ना, कहीं पे कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, उसकी जगह पे सरकार को कुछ और बनाना होगा प्रोजेक्ट है ना। अब सरकार को क्या करना है, कंपनसेशन देना है बराबर। ये ऐड हुआ था हमारे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये है आपके बी है ना। सी पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, अब सरकार क्या करते हैं कि एड्स देते हैं सारे है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। जब सरकार एड देते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या करना है, सरकार को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना किसी भी। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो सरकार सबून के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं ना। अब सरकार बोल रहा है कि हम एक माइनॉरिटी को सिर्फ 50 लाख ही देना है, ये ऐसा नहीं होगा ना। इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अगेंस्ट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय माइनॉरिटी है ना।
वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मैनेज करता होगा कौन, माइनॉरिटी के कम्युनिटी के लोग है ना। तो सरकार को क्या करना है, बराबर जो ग्रांट देता है ना उसको इक्वली देना है और किसी भी टाइप की भेदभाव नहीं करना है। ये आपके सी हुआ है ना। अब ये जो आर्टिकल नंबर 30 है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 30 क्या है, दस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज। मैंने पहले भी बोला ना कि ये जो आर्टिकल 30 है ना, ये किन के लिए खाली कन्फाइन करते हैं, किन को कन्फाइन करते हैं, खाली माइनॉरिटीज़ के लिए। बट जो हमने आर्टिकल नंबर 29 में ये सेक्शन ऑफ सिटीजन्स बोला था ना फ्रेंड्स, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि इसमें माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी दोनों आते हैं ना। बट ये जो आर्टिकल 30 है ना, ये खाली कन्फाइन किसको करते हैं, हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ना, ये आप याद रखिए। अब आर्टिकल 30 में ये राइट भी है कि माइनॉरिटी लोग एजुकेशन, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं अपने लैंग्वेज में, मतलब यानी अपने ही ज़बान में, जो जिस ज़बान को वो बोलते होंगे ना उसी ज़बान में वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। अब हम बार बार बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आता है, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। 3 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्या हुआ, वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज में भी हैं और सरकार उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने फंड से चलाता होगा, है ना। जैसे आप मान के चलो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बस जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई CBSE बोर्ड के होगा। अब सरकार क्या कर रहा है, सरकार के रिकॉग्नाइज में भी है और सरकार उसको फंड भी दे रहा है ना। दैट मीन्स वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के जो सरकार के रिकॉग्नाइज में भी है और सरकार के फंड से चलता होगा ना, और सरकार से पैसे भी लेता होगा, पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सेकंड कौन सा है ना फ्रेंड्स, वो वाले इंस्टीट्यूशंस जो सरकार के रिकॉग्नाइज में है बट सरकार के फंड से, मतलब सरकार उसको फंड नहीं देता होगा ना। फर्स्ट वाले इंस्टीट्यूशंस में हमने क्या बोला था, बोथ फंड्स एज वेल एज रिकॉग्नाइज। अब ये जो बी वाले हैं, इसमें कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सरकार के रिकॉग्नाइज में है बट सरकार के फंड से नहीं चलता होगा ना। फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट द एड है ना, ये आप लिखा है। एंड जो लास्ट वाले जो इंस्टीट्यूशंस है ना फ्रेंड्स, अब इसमें कौन आते हैं, वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे हैं ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं माइनॉरिटीज़ के, कि भाई कोई ना वो सरकार के रिकॉग्नाइज में है और सरकार उसको फंड देता होगा, ना सरकार के रिकॉग्नाइज में है और ना सरकार के फंड में चलता होगा। बहुत सारे माइनॉरिटीज़ एजुकेशन ऐसे भी होते हैं ना। ये हुआ फ्रेंड्स आपके 3 प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट क्या बोला था, वो वाले इंस्टीट्यूशन जो सरकार के रिकॉग्नाइज में भी है और सरकार के फंड से चलता होगा। सेकंड, वो वाले इंस्टीट्यूशन ना उसको कोई रिकॉग्निशन होगा सरकार के, और सरकार के रिकॉग्निशन होगा बट सरकार के फंड से नहीं चलता होगा ना, सेकंड वाला। थर्ड वाले में क्या बोला था, ना वो किसी सरकार के किसी भी चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य है ना, सरकार के रिकॉग्नाइज में होगा और ना कोई सरकार उसको फंड करता होगा ना। ये हुआ आपके 3 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब जो ये पहला और सेकंड है ना फ्रेंड्स, पहला और सेकंड टाइप के इंस्टीट्यूशंस, इसमें क्या होगा, रेगुलेटरी पावर जो है ना उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो कौन करेगा, सरकार ही करेगा। जैसे उनका सिलेबस बनाना, उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को लेके, उनकी डिसिप्लिन को लेके, सैनिटेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट की है ना, अपॉइंटमेंट को लेके, नौकरियों को निकालते हैं ना, वो सारा कौन करेगा, सरकार करेगा। किस में, पहले और दूसरे वाले इंस्टीट्यूशंस में। पहले मीन्स जो रिकॉग्नाइज में है सरकार के और सरकार के फंड से चलता होगा। सेकंड वो वाली जो रिकॉग्नाइज में है बट फंड से नहीं है ना। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में पूरा कंट्रोल किसका होगा, सरकार का होगा। किन किन चीज़ों में, आपके सिलेबस, प्रिस्क्रिप्शन, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट और टीचिंग स्टाफ एंड सो ऑन। अब ये जो थर्ड वाला इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, थर्ड वाले इंस्टीट्यूशंस में कि भाई ये इंस्टीट्यूशन अपने है ना हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं ना, नहीं मतलब स्कूल के, आप स्कूल बोलो है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशंस वो अपने इंस्टीट्यूशंस में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देयर अफेयर्स बट सब्जेक्ट टू ऑपरेशन, बट कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे जनरल लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशन एंड सो ऑन। जैसे वो सरकार को टैक्स भरना होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट ये कौन से वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वाले इंस्टीट्यूशन ना कोई सरकार के रिकॉग्नाइज में है और ना सरकार उसको फंड कर रही है। फिर भी
कुछ चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना है। टैक्स लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ है ना, जो हमने एक एक करके डिस्कस किया। एक जजमेंट हुआ था फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में, मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 में ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट हमारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके क्या क्या बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राइट्स दिए फ्रेंड्स माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। फर्स्ट क्या दिया कि भाई इन इंस्टीट्यूशंस को, यानी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो चूज़ कर सकते हैं अपने गवर्निंग बॉडी। अब गवर्निंग बॉडी में स्कूल को, किसी भी इंस्टीट्यूशंस को चलाना, वहाँ प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग अलग टीचर्स है ना, नॉन टीचर स्टाफ। बोल रहे सुप्रीम कोर्ट कि भाई वो अपने गवर्निंग बॉडीज़ को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। Whom the founders of institutions have faith and confidence to conduct and manage the affairs of institutions, है ना, कि जो फाउंडर्स है ना किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माइनॉरिटी के, वो क्या कर सकते हैं, अपने जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर का जो अफेयर्स है ना वो मैनेज कर सकते हैं और अपना गवर्निंग बॉडी बना सकते हैं। ये पहला राइट सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस के हिसाब से, जो 2007 में मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज के केस की में ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेके ना। सेकंड क्या बोल रहा है ना फ्रेंड्स, वो अपना अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, जैसे कि टीचर्स, लेक्चरर्स, हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल्स, ये ऐसा ना, ये सारे होते हैं ना जो जैसे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑल्सो है ना। और एक्शन ले सकते हैं इन सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पे अगर वो अपने ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाता होगा ना। ये बोल रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके ना। सेकंड, थर्ड क्या होना फ्रेंड्स, ये इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये राइट दे रहे हैं। फोर्थ क्या दे रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो वाले इंस्टीट्यूशन, ये जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फोर्थ राइट क्या दे रहा है सुप्रीम कोर्ट की, भाई अपना कोई एसेट होगा उस इंस्टीट्यूशंस में, वो अपने एसेट को है, जैसे कोई ज़मीन का टुकड़ा होगा तो अपने एसेट को क्या कर सकते हैं, यूज़ खुद के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये चार हुआ फ्रेंड्स आपके सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के हिसाब से, 2007 के जजमेंट के हिसाब से। अब ये जो आर्टिकल नंबर 30 में माइनॉरिटीज़ को ये जो राइट्स दे रहा है ना फ्रेंड्स, ये किस लिए दे रहा है, टू इंश्योर इक्वालिटी विद द मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी के साथ इक्वालिटी को लाने के लिए ये सारे राइट्स दे रहा है ना, ये खुद समझ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है ना फ्रेंड्स माइनॉरिटी को सब ऐसा मतलब सब कुछ दे दे और मेजोरिटी को मतलब पीछे रखे ना। इसको कहते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार दे रहा है माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे राइट्स, अब माइनॉरिटीज़ बोलेंगे हमें सरकार ने दिया हुआ राइट है, अब हम कुछ भी करेंगे, है ना, तो ये हुआ ना रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। तो वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं मेजोरिटी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे देश के है ना, बहुत सारे कानून को नज़र में रखते हुए, जैसे नेशनल इंटरेस्ट हुआ, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, टैक्सेशन एक्सेट्रा एप्लीकेबल टू ऑल, है ना, कि भाई इन चीज़ों को ध्यान में रखना है ना। अगर माइनॉरिटी बोलेंगे कि हमें मतलब सरकार ने राइट दिया है तो हम कुछ भी ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं करेंगे, इसको कहते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किन के ऊपर, मेजोरिटी के ऊपर। इन सारों को हमें ध्यान रखना है, हमारे जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो, पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर, टैक्सेशन, है ना, इन सारों को ध्यान में रखना है। और ये सारे मतलब चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी, सारों के ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा ना। इन ऑर्डर टू, क्यों, सबको बराबर, सरकार का मेन मकसद क्या होता है, सबको बराबर ही देना है ना, हक देना। टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जो आर्टिकल नंबर 30 हमें राइट्स देते हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं, सरकार सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होना कि माइनॉरिटीज़ को राइट देते देते वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करने लगे किनके ऊपर, मेजोरिटी। सबको क्या करना है, बराबर के लेवल पे लाना है ना। और हमें जब राइट्स दे रहे हैं ना आर्टिकल 30, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इन चीज़ों को क्या करना है, अपने ध्यान में रखना है ना। ये हुआ फ्रेंड्स आपके सेकंड पॉइंट। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना फ्रेंड्स, जो राइट्स दे रहे हैं ना हमें आर्टिकल नंबर 30 में, इसमें किसी भी टाइप के माल फंक्शंस या माल एडमिनिस्टर नहीं होना चाहिए। कि भाई माइनॉरिटीज़ को अगर राइट दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हमने डिस्कस किया था, उसमें खुद अपने हिसाब से फ्रीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं ना वो मतलब कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट के कुछ ऐसा ऊपर नीचे नहीं कर सकते ना। अगर आर्टिकल 30 हमें ग्रांट्स यानी राइट्स दे रहे हैं ना,
तो उसमें किसी भी टाइप के माल एडमिनिस्टर या माल एडिट फंक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। इसको लेके क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देयर कैन बी रेगुलेटरी मेजर फॉर इंश्योरिंग एजुकेशनल कैरेक्टर एंड स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनेंस एकेडमिक एक्सीलेंस। यानी क्या करना है, आर्टिकल 30 में जब हमें कोई राइट्स दे रहा है तो किसी भी टाइप के माल एडमिनिस्टर नहीं होना चाहिए, और इसमें है ना फ्रेंड्स रेगुलेटरी मेजर होना चाहिए ना, उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को लेके, एकेडमिक एक्सीलेंस को लेके, एकेडमिक कैरेक्टर को लेके, इन सारों को मतलब सरकार क्या करना है, सरकार को इन सारों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर मतलब सरकार के अपने हिसाब से रेगुलेटरी पावर है ना। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, अब क्या करना है, देयर कैन बी checks on administration as are necessary to ensure that the administration is efficient and sound so as to serve the academic needs of the institutions, है ना। एकेडमिक नीड के लिए, एकेडमिक नीड के लिए क्या कर सकते हैं, बराबर टाइम टू टाइम क्या होगा, चेक होगा, है ना। तब जाके किसी भी टाइप के, अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा माइनॉरिटी के, वहाँ पे कोई माल एडमिनिस्टर या माल एडमिनिस्टर हो रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं हमारे सरकार, बार बार टाइम टू टाइम उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चेक्स एंड बैलेंसेस लाने हैं ना। अब ये जो चेक्स हो रहा है ना फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ, रेगुलेशंस जो सरकार कर रहा है ना, ये किसके लिए कर रहा है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स और टीचर्स के वेलफेयर के लिए, है ना। चाहे उसमें किसी भी टाइप के अपॉइंटमेंट्स को लेके हो, चाहे किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगा, है ना, तकलीफ में होंगे, तब क्या कर सकते हैं, हमारा स्टेट वहाँ पे जाके रेगुलेट कर सकते हैं। बोलने का क्या मतलब है, अपने हिसाब से राइट्स दे रहे हैं, मगर किसी भी टाइप के माल एडमिनिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है ना, तो सरकार को क्या करना होगा, सरकार अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे ना। अब ये जो रेगुलेशंस बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, ये जो रेगुलेशंस में क्या सरकार क्या करेंगे, कहीं पे कोई ऑपरेशन हो या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी चीज़ को लेके, जैसे कोई एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉयट कर रहा है, इन चीज़ों को है ना सरकार को क्या करना है, रेगुलेट करना है। दैट मीन्स आर्टिकल 30 में किसी भी टाइप के माल एडमिनिस्टर नहीं होना चाहिए ना। और रेगुलेशन सरकार कर सकते हैं उनके सिलेबस एंड करिकुलम ऑफ स्टडी को लेके, ये सारी चीज़ें आते हैं आपके इसी आर्टिकल नंबर 30 में। और ये जो रेगुलेशंस है ना फ्रेंड्स, ये किसी भी टाइप के इंटरफियर नहीं करेंगे, जो आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 30 के क्लॉज फर्स्ट में हमें राइट्स दे रहे हैं ना, आर्टिकल 30 किसी भी टाइप के इंटरफियर नहीं होना चाहिए। हाँ, सरकार बेशक किसी भी टाइप के अगर माल एडमिनिस्टर हो रहा है ना उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तब जाके सरकार अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना, जो हमें राइट्स दे रहे हैं तो किसी भी टाइप के आपको नेगेटिव इफेक्ट हो उस राइट्स के ऊपर, है ना। ये जो ग्रांट है ना फ्रेंड्स, उसमें आप एक ही ग्रांट्स है ना, तो है फ्रेंड्स ये पॉइंट। अब जो 4th पॉइंट है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जो अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सरकार मतलब सरकार के पैसे से नहीं चलता होगा, वो क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, लेक्चरर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए उस अपॉइंटमेंट में, रैशनल प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए ना। ये सारे चीज़ें मतलब कर सकते हैं अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब द स्टेट बीइंग मेट, है ना। जो सरकार हमें मतलब रखा है ना कि आपको इतने मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए। अब इनको ध्यान में रखते हुए जो अनएडिट है ना, जो सरकार से पैसा नहीं लेता होगा, अनएडिट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं टीचर्स को, बट सरकार के जो है ना नीतियों को अपने दिमाग में रखना है ना। और क्या करना है, इन इंस्टीट्यूशंस को रैशनल प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अपॉइंट करना है। ये हुआ आपका 4th पॉइंट। और लास्ट पॉइंट है ना फ्रेंड्स, स्टेट जो एड दे रहा है ना किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट अपना फंड दे रहा है, उसमें किसी भी टाइप के इफेक्ट उनको नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नेचर एंड कैरेक्टर के ऊपर। कोई नेचर होगा अलग टाइप के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनका अपना एक कैरेक्टर होगा, उसमें अल्टर नहीं कर सकते, यानी चेंज नहीं कर सकते हमारे सरकार, है ना। चलो एड आप दे रहे हो है ना, तो नेचर एंड कैरेक्टर के ऊपर किसी भी टाइप के अल्टर नहीं कर सकते, यानी इफेक्ट नहीं हो सकते हैं, कर सकते हैं सरकार। अब उसमें क्या कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, द कंडीशंस कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एड।
इसमें इस पॉइंट में आपको यही समझना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, अब सरकार क्या दे रहा है वहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन को अपना एड दे रहा है, फंड दे रहा है ना। तो सरकार यही नहीं कर सकता है कि उस इंस्टीट्यूशन के नेचर और कैरेक्टर को ही चेंज करे, है ना, बदला दे या नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर सकते, है ना। बट फिर भी है ना फ्रेंड्स, सरकार क्या करे, वो जो फंड दे रहा है ना उसको प्रॉपरली यूटिलाइज हो, है ना। ऐसा मतलब सरकार खुद के हिसाब से कर सकते हैं ना कि भाई वो जो एड दे रहा है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। मगर ये जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल जो 31 क्लॉज है में हमें राइट्स दिया हुआ है ना माइनॉरिटीज़ को, किसी भी टाइप के इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, एड आप दे दो, एड देने के बाद ये नहीं करना है कि सरकार को है ना उस नेचर एंड कैरेक्टर को ही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नेचर एंड कैरेक्टर को ही चेंज करें। आप जो एड दे रहे हो उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करिए, ऐसा मतलब सरकार अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। ये है फ्रेंड्स आपके आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 जो हमने अच्छे से एक एक करके डिस्कस किया। फिर उसमें है ना फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 30 के बाद आते हैं हमें आर्टिकल नंबर 31, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके बाद आई थिंक फंडामेंटल राइट ख़त्म हो चुके हैं। वो तो 2-3 वीडियोस और होंगे फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स के, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।